हे एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्वप्न और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं ओपीएससी डेंटल एग्ज़ाम पेपर 2018 का पार्ट 7। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि मैं मंडे को राजस्थान डेंटल ऑफिसर का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर 2018 का अपलोड करने वाली हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पेरियोडोंटल अटैचमेंट लॉस डिटेक्ट क्लिनिकली व्हेन देयर इज recession only, when there is recession and true pocket, when there is radiographic alveolar bone loss or when there is true pocket only। तो पेरियोडोंटल अटैचमेंट लॉस डिटेक्ट क्लिनिकली, तो इसमें क्या होता है कि जो है ये आपको कंप्लीट कहाँ से होता है। कंप्लीट अटैचमेंट लॉस किसके बीच में होता है? जिंजाइबल मार्जिन एपाइकल टू द CEJ। और क्लिनिकली अटैचमेंट लॉस इक्वल्स टू क्या होता है? पॉकेट डेप्थ प्लस जिंजाइबल रेसेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? जिंजाइबल रेसेशन व्हेन देयर इज रेसेशन एंड true pocket। okay, the periodontal attachment loss detect clinically when there is recession and true pocket is there। okay, periodontal attachment loss measure clinically from gingival margin to the base of the pocket, CEJ to the gingival margin, CEJ to the base of the pocket, CEJ to the junctional epithelium। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर शो किया है कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है। CEJ to gingival margin। okay, the periodontal attachment loss measure clinically from CEJ to the gingival margin। 16-year-old boy present clinically with attachment loss related to first molar and incisors only। Diagnosis of case according to AAP 1999 periodontal disease classification is localized aggressive periodontitis, generalized aggressive periodontitis, generalized juvenile periodontitis और लोकेलाइज जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस। तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है कि जो लोकेलाइज एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस होता है उसमें क्या होता है? रैपिड अटैचमेंट एंड बोन लॉस होता है अदरवाइज इन हेल्दी पेशेंट। तो इसमें किस किस में होगा? फर्स्ट मोलार एंड इंसाइजर प्रेजेंट होते हैं विथ नो मोर देन 2 अदर टीथ ओके अफेक्टेड and at least 2 permanent teeth affected where at least one is a first molar and other is a incisor। okay, तो localized aggressive periodontitis। तो 16-year-old बॉय है तो इसमें क्या होगा? localized aggressive periodontitis। ये होता है अंडर 30 ईयर ऑफ एज में। ओके, प्लानिंग ऑफ पेरियोडोंटल सर्जरी इज बेस्ट accomplished at phase 1 therapy, after phase 1 therapy and before re-evaluation, after phase 1 therapy and during re-evaluation visit, or can be planned at any phase of periodontal therapy। तो जो प्लानिंग होती है पेरियोडोंटल सर्जरी की वो बेस्ट कब होती है? आफ्टर कंप्लीटिंग द फेज़ 1 थेरेपी। तो फेज़ 1 थेरेपी में होता क्या है? स्केलिंग, रूट प्लानिंग, ये सभी चीज़ें होती हैं। एंड ड्यूरिंग द री एवेल्यूएट द विजिट, तो ये री एवेल्यूएट करते हैं, विजिट करवाते हैं ताकि उसे ये पता चले कि क्लिनिकली आप असेस कर सकें कि जो इनिशियल थेरेपी उसके बाद टिश्यू रिस्पॉन्स कैसा है। ओके, देन उसके बाद फिर डिसीजन होते हैं उसके रिगार्डिंग कि सर्जिकल जो है वो किस टाइप की होगी। ओके, तो ये कब होता है? आफ्टर फेज़ 1 थेरेपी ड्यूरिंग री एवेल्यूएशन विजिट। ओके, most commonly used periodontal pack, zinc oxide eugenol pack, non eugenol pack, कोई पैक और बोथ B and C। तो जो कोई पैक होता है इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेरियोडोंटल पैक में। और इसमें 2 पेस्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट पेस्ट में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड एड ऑयल्स गम एंड लोरोथियोडोल, एंड सेकेंड पेस्ट में होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड क्लोरोथाइमॉल। ओके, तो क्या होता है इसमें? मोस्ट कॉमनली यूज पेरियोडोंटल पैक क्या होगा? कोई पैक। ओके, एनाटॉमिक एरिया विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर बोन ग्राफ्ट हार्वेस्ट फॉर पेरियोडोंटल रीजनरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर, प्री मैक्सिला, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, एक्सटर्नल, ऑब्लिक, रिच और बोथ B and C। तो जो एनाटॉमिक एरिया होता है उसमें से ये पूछा गया है कि जो पेरियोडोंटल रीजनरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर होती है उसमें कौन सा एनाटॉमिक एरिया होता है जो कि सोर्स होता है फॉर द बोन ग्राफ्ट हार्वेस्ट। ओके,
तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, तो अगर पूरे माउथ में अगर पूछा जाता तो मोस्ट कॉमनली इंट्राओरल डोनर साइड कौन से होते हैं, मैंडिबल और सिम्फाइसिस होते हैं एंड रेमस ऑफ द मैंडिबल होता है। बट इसमें सिर्फ मैक्सिला से पूछा गया है, मैक्सिला के लिए ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक रीच आर द एनाटॉमिकल एरिया, जो कि सोर्स होते हैं फॉर द बोन ग्राफ्ट हार्वेस्ट इन पेरिडोंटल रिजनरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर में। ओके, एंड दीज एरिया टिपिकली प्रोवाइड सफिशिएंट बोन वॉल्यूम फॉर द ग्राफ्टिंग प्रोसीजर। ओके, एंड इट इनहेंस द बोन सपोर्ट अराउंड द टूथ। ओके, तो आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। ओके, तो maxillary tuberosity and external oblique ridge can be used as a source for bone graft harvest for periodontal regenerative surgical procedure. Which is the correct classification of periodontal surgery? तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैरेक्टराइज होता है पेरिडोंटल सर्जरी किस में, पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी, पेरिडोंटल प्लास्टिक सर्जरी एंड देन रिसेक्टिव ऑसियस सर्जरी। तो पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द जिंजाइवल टिश्यू टू एक्सेस एंड ट्रीट द अंडरलाइंग पेरिडोंटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा जिंजाइवल टिश्यू का, ओके, फॉर ट्रीट द अंडरलाइंग पेरिडोंटल स्ट्रक्चर। देन होता है पेरिडोंटल प्लास्टिक सर्जरी। तो उसमें क्या होता है, मेन एम क्या होता है, एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ द जिंजाइवा। ओके, देन होता है रिसेक्टिव ऑसियस सर्जरी। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, रिमूवल एंड रीशेपिंग होती है ऑफ द बोन की टू करेक्ट द डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव द एक्सेस फॉर पेरिडोंटल ट्रीटमेंट। ओके, तो करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा फॉर द पेरिडोंटल सर्जरी, पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी, पेरिडोंटल प्लास्टिक सर्जरी एंड देन रिसेक्टिव ऑसियस सर्जरी। ओके, adult patient present clinically with the irregular thickness of buccal gingiva, a round diamond burr used to correct and establish a physiological gingiva contour, gingivoplasty, gingivectomy और both A and B। ओके, तो ये क्या पूछा है आपको कि जो एडल्ट पेशेंट है वो उसमें क्लिनिकली क्या होगा, रेगुलर थिकनेस है ऑफ द बक्कल जिंजाइवा, बक्कल जिंजाइवा में थिकनेस है। ओके, एंड अ राउंड डायमंड बर यूज टू करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिंजिवोप्लास्टी, रीशेपिंग द जिंजाइवा टू क्रिएट अ फिजियोलॉजिक कंटूर इन द एब्सेंस ऑफ पॉकेट। तो क्या करेंगे, दोनों करेंगे पहले, क्योंकि थिकनेस है बहुत ज़्यादा बक्कल जिंजाइवा में, तो पहले जिंजिवेक्टॉमी करके कट करेंगे, देन रीशेपिंग करेंगे। ओके, तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, जिंजिवेक्टॉमी क्या होता है, पॉकेट एलिमिनेशन होते हैं बाय द जिंजाइवल रिसेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजियोलॉजिक टिश्यू। और जिंजिवोप्लास्टी क्या होती है, रीकंटूर ऑफ द जिंजाइवा इन द एब्सेंस ऑफ पॉकेट। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्या क्या यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, पेरिडोंटल नाइफ, स्कैल्पेल एंड रोटरी कोर्स डायमंड इलेक्ट्रोड्स। ओके, राउंड बार। 40 years diabetic patient present clinically with periodontal attachment loss and diagnosed as having periodontitis according to AAP 1999 क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिडोंटल डिसीज। अब 30 ईयर के अंदर था, तो मैंने आपको ये बताया था लोकलाइज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस थी, लेकिन अब इसमें एज कितनी है, 40 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो ऑप्शंस क्या है इसके लिए, एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस, मॉडिफाइड बाय सिस्टमिक कंडीशन और पेरिडोंटाइटिस एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक डिसीज और जुवेनाइल पेरिडोंटाइटिस। तो ये क्लासिफिकेशन है, ये मैंने आपको पूरा शो किया जो आपको याद करना है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि एडल्ट एज इसमें 40 ईयर्स एज है, तो एडल्ट पेरिडोंटाइटिस या क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस मॉडिफाइड बाय सिस्टमिक कंडीशन। ओके, तो 40 ईयर्स एज डायबिटिक पेशेंट है जो कि पेरिडोंटल अटैचमेंट लॉस हो गया है, उसे पेरिडोंटाइटिस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी उसको, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस। ओके, लेंथ ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम 0.25 to 1.35, 0.30 to 1.45, 0.18 to 1.22, 0.15 to 1.22 mm। ओके, तो जंक्शनल एपिथेलियम कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये एक कॉलर लाइक बैंड होता है ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का। ओके, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.25 से 1.35 mm। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, length of junctional epithelium is 0.25 to 1.35 mm. Maximum amount of lignocaine given with adrenaline
4.4 mg per kg body weight, 10 mg per kg body weight, 6.6 mg per kg body weight, 2 mg per kg body weight. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिग्नोकेन विदाउट एपिनेफ्रिन होगा 4.5 mg kg पर बॉडी वेट एंड इफ इट इज़ इफेक्टिव फॉर अबाउट 30 to 60 मिनट. और मैक्सिमम डोज ऑफ लिग्नोकेन विद एपिनेफ्रिन इज कितना होगा 7 mg per kg effective for about 90 minutes. Okay, and it is used for infiltration, peripheral block, epidural and spinal anesthesia. Okay, तो यहाँ पे 7 तो नहीं दिया हुआ है, पर इसके क्लोज कौन सा है 6.6 mg पर kg बॉडी वेट. ओके, और यहाँ पे मैंने बाकी सारी ड्रग्स का दिया हुआ है विद वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो कितना होना चाहिए बॉडी वेट ये आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये आपको याद करना है. ओके, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा 6.6 mg per kg body weight, maximum amount of lidocaine given with adrenaline. Okay, next question है absolute contraindication for lignocaine, bisulfite allergy, local anesthetic allergy, methemoglobinemia और both A and B. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में एब्सोल्यूट कौन से होंगे, लोकल एनेस्थेटिक एलर्जी और बाइसल्फेट एलर्जी बोथ होते हैं. ओके, तो ये एब्सोल्यूट में होंगे बोथ. और रिलेटिव क्या होंगे, एटिपिकल प्लाज्मा कोलिनिस्टरेज, मेथेमोग्लोबिनेमिया, सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर लिवर एंड और रीनल डिसीज. ओके, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लिग्नोकेन क्या होंगे, बोथ ए एंड बी, बाइसल्फाइट एलर्जी एंड लोकल एनेस्थेटिक एलर्जी. लेकिन अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी ना हो और इनमें से अगर आपको चूज़ करना हो तो आपको कौन सा चूज़ करना होगा, लोकल एनेस्थेटिक एनर्जी. ओके, एलर्जी. ओके, ये लोकल एनेस्थेटिक एलर्जी आपको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन यूज़ करना है. ओके, अपर आईलिड ड्रूप्स ओवर द लोअर आईलिड टू हाफ इट्स एक्सटेंट. अगर अपर आईलिड जो है वो लोअर आईलिड के एकदम हाफ ड्रूप कर गई है तो ये कौन सा साइन होगा, वायरल साइन, ग्वेरिन साइन, कोलबैन साइन और बैटल साइन. तो ये कौन सा साइन कहलाता है, वायरल साइन. तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइन फॉर इंट्रावीनस डायजेपम सेडेशन इज स्टोसिस एंड इट ऑल्सो रिफर्ड एज द वायरल साइन. ओके, कौन सा साइन होगा ये, वायरल साइन. ओके, तो इसमें अल्टर्ड स्पीच हो जाती है एंड ब्लर विजन भी हो जाता है. ओके, एंड द साइन इज नोटेड व्हेन द अपर आईलिड कवर्स द अपर हाफ ऑफ द प्यूपिल. ओके, Bell's palsy is LMN lower motor neuron lesion, UMN upper motor neuron lesion, both A and B और stroke. तो Bell's palsy क्या है, ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है ताकि आपको याद रहे कि जो Bell's palsy में है उसमें क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन नर्व्स इन इम्पेयर्ड हो जाते हैं विद द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. ओके, और जबकि फेशियल पाल्सी में क्या होगा कि ये अफेक्ट करता है ब्रेन लीडिंग अपर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा डिफरेंस से कि बेल्स पाल्सी में कौन सा होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो अफेक्ट डालता है, जबकि फेशियल पाल्सी में अपर मोटर न्यूरॉन. ओके, ये डिफरेंस सारे आपको याद रखना है ताकि आपको आगे भी क्वेश्चन बन जाए. तो बेल्स पाल्सी में क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन कॉजेज बेल्स पाल्सी विच अफेक्ट द एंटायर हाफ ऑफ द फेस. ओके, एंड फेशियल पाल्सी में क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ सिम्टम्स इन फेशियल पाल्सी, यानी कि उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ओके, क्लिनिकल साइंस ऑफ जाइगोमा फ्रैक्चर, ब्लैक रकून आई, पैरेस्थीसिया ट्रिस्मस, स्टेप डिफॉर्मिटी, पैरेस्थीसिया ट्रिस्मस एंड नमनेस और स्टेप डिफॉर्मिटी. तो ये मैंने आपको अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ जाइगोमा फ्रैक्चर दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग ओवर चीक, depressed cheek prominence, trismus and restricted lateral mandibular movement, ecchymosis at maxillary buttress region, diplopia and ophthalmus. तो ये सारे फीचर्स होते हैं इसमें. ओके, एंड स्टेप डिफॉर्मिटी अलॉन्ग इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन. तो क्या होगा इसका मेन फीचर, ब्लैक रकून आई, पैरेस्थीसिया एंड स्टेप डिफॉर्मिटी. ओके, क्लिनिकल साइन ऑफ जाइगोमा फ्रैक्चर. सबलिंगुअल इडिमा इन मैंडिबुलर फ्रैक्चर, बैटल साइन, वायरल साइन, कोलमन साइन और टिनल साइन. तो इंट्रा ओरल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी इसमें, मैंडिबुलर फ्रैक्चर में कोलमन साइन दिखेगा, मीन्स लिंगुअल हेमाटोमा मिलेगा, एंड बकल एंड लिंगुअल सल्काई इकाइमोसिस होगी, चेंजेस ऑफ ऑक्लूजन, मोबिलिटी, पेन, टेंडरनेस और
लिमिटेशन वाइल परफॉर्मिंग मैंडिबुलर मूवमेंट। ओके, तो ये सब मैंडिबुलर फ्रैक्चर में ये सब आपको दिखाई देंगे, सबलिंगुअल इडिमा इन मैंडिबुलर फ्रैक्चर। ओके, तो कौन सा साइन कहलाएगा ये? कोलमन साइन। ओके, शार्प्स टू बी डिस्पोज्ड इन रेड बैग, ब्लैक बैग, वाइट कंटेनर और येलो बैग। तो शार्प्स किस में डिपॉजिट होंगे? ये आपको यहाँ शो हो रहा है वाइट बैग में, जिसमें स्केल्पल, ब्लेड, निडल, सिरिंज विथ फिक्स निडल, शार्प मेटल्स। ओके, निडल टिप, कटर, ये सभी होंगे। तो किस में होंगे? वाइट कंटेनर में। ओके, और बाकी सारे वेस्ट मैंने दिए हुए हैं कि किस में कौन सा वेस्ट होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, वो कभी भी किसी दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इन PSA, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्लॉक, पेन, हेमाटोमा, फेलियर ऑफ एनेस्थीसिया और नर्व पालिसी। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है? हेमाटोमा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इन PSA एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक में भी होता है। ओके, तो ये कब तक रहता है? 7 to 14 डेज तक होता है। ओके, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय निकिंग टू द आर्टरी और वेन। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस प्रिवेंशन रखने चाहिए? नॉलेज ऑफ नॉर्मल एनाटमी, शॉर्टर निडल यूज़ करनी है फॉर द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक के लिए, और मिनिमाइज द नंबर ऑफ निडल पेनिट्रेशन करना चाहिए। ओके, मैनेजमेंट क्या क्या करने चाहिए आपको? डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई टू द साइट ऑफ द ब्लीडिंग। ओके, एंड कोल्ड मॉइस्ट टॉवल आपको रखना है एट द अफेक्टेड एरिया। ओके, कंपोजिशन ऑफ वाइट हैट्स वार्निश, iodoform solvent of ether, balsam of tolu, storex, आयोडीन, सेलाइन, आइस, ईथर, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो वाइट हेड वार्निश जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं? इट प्रिवेंट्स द कैपिलरी ऊजिंग, कैपिलरी मतलब जहाँ से ब्लड आने लगता है, तो कैपिलरी ऊजिंग के लिए इसे यूज टू प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट हेल्प्स इन रिलीविंग द पोस्ट ऑपरेटिव पेन ऑल्सो। ओके, तो इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं? आयोडोफॉर्म होता है, बेंजोइक एसिड होता है, स्टोरेक्स होता है, बाल्सम ऑफ टोलू होता है, एंड ईथर होता है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, Waldron's procedure is enucleation, marsupialization, B is followed by A is followed by B। तो वॉल्ड्रॉन्स मेथड क्या होता है? ये 1941 में आई थी ये मेथड, और ये इसे दूसरा क्या बोलते हैं? पार्ट सेकेंड बोलते हैं। ये 2 स्टेज टेक्निक है, जिसमें पहले मार्सुपिलाइजेशन होता है, फिर उसका क्या होता है इसके बाद में, जब कैविटी स्मॉल हो जाती है तब इन्यूक्लिएशन का परफॉर्म करते हैं, एंड देन एंटायर टिश्यू इज एग्जामिन हिस्टोपैथोलॉजिकली। ओके, तो ये फिर बायोप्सी के लिए मतलब इसे भेज दिया जाता है आफ्टर इन्यूक्लिएशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्या है? वॉल्डन्स प्रोसीजर में सबसे पहले मार्सुपिलाइजेशन होता है, देन इन्यूक्लिएशन, मतलब B इज फॉलोड बाय A। ओके, मार्सुपिलेशन देन इन्यूक्लिएशन। गार्डमैन्स फ्रैक्चर, बायलैटरल कॉन्डाइल, यूनिलैटरल कॉन्डाइल, मैंडिबुलर सिम्फाइसिस और एंगल ऑफ द मैंडिबल। ओके, तो गार्डमैन फ्रैक्चर क्या होता है? इसे परेड ग्राउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो इसमें सबसे क्या होता है, इसमें कॉमन फॉर्म क्या होता है? मैंडिबुलर फ्रैक्चर होता है, जो कि किसके कारण होता है? मतलब गिरने के कारण होता है, और वो सबसे पहले कहाँ अफेक्ट करता है? मिड पॉइंट ऑफ द चिन। ओके, जिसके कारण कहाँ का फ्रैक्चर हो जाता है? सिम्फाइसिस का, एज वेल एज बोथ कॉन्डाइल मीन्स बायलैटरल कॉन्डाइल। ओके, लेकिन मोस्टली ये किस में दिखता है? इपिलेप्टिक्स में। ओके, और एल्डरली पेशेंट में हो जाता है ओकेजनली इन सोल्जर्स में। ओके, तो जो ऑप्शन में एक्चुअली ये अलग अलग नहीं दिया हुआ है, बट अगर एक ही इसमें पूछा गया है तो मैंडिबुलर गार्डमैन फ्रैक्चर इज अ मैंडिबुलर सिम्फाइसिस फ्रैक्चर। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको एक साथ भी दिया होगा, तो वही करेक्ट आंसर होगा जिसमें मैंडिबुलर सिम्फाइसिस प्लस बायलैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर दिया हुआ होगा, बट इसमें अलग अलग ऑप्शन है, तो मैंडिबुलर सिम्फाइसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि मेनली ये चिन को अफेक्ट करता है। ओके, अफेक्ट करता है कि कॉट रिकरेंस रेट इज मोर ड्यू टू सैटेलाइट डॉटर सिस्ट, थिन कनेक्टिव टिश्यू, हाई प्रोटीन कंटेंट और लो माइटोटिक इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा रिकरेंस किसके कारण होता है इसमें? तो ओके, तो हाई रिकरेंस रेट इसमें किसके कारण होती है? सैटेलाइट डॉटर सेल के कारण, जिसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ द सिस्ट लाइनिंग, जिसमें सिस्ट लाइनिंग जो है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि कॉट फ्रॉम सैटेलाइट सिस्ट। ओके, तो उसमें
न्यू जो सैटेलाइट डॉटर सिस्ट हो जाती है वो उसकी और ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण न्यू कॉट इन एन एडजेसेंट एरिया। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सैटेलाइट डॉटर सिस्ट। कॉट रिकरेंस रेट इज मोर ड्यू टू सैटेलाइट डॉटर सिस्ट। पिरामिडल फ्रैक्चर इज लीफोर्ड फर्स्ट, लीफोर्ड सेकेंड, सबजाइगोमैटिक फ्रैक्चर और लीफोर्ड थर्ड फ्रैक्चर। ओके, तो ये मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है कि टाइप 1 को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर, एल्वियोलर रिज फ्रैक्चर, और टाइप 2 को बोलते हैं पिरामिडल फ्रैक्चर, नेजो फ्रंटल सूचर फ्रैक्चर। ओके, और टाइप 3 को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड क्रेनियोफेशियल डिसलोकेशन। ओके, तो ये क्या होगा? पिरामिडल फ्रैक्चर लीफोर्ड सेकेंड। ओके, पिरामिडल फ्रैक्चर इज लीफोर्ड सेकेंड फ्रैक्चर। ओके, तो अब यहाँ पे सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं जो आपको याद रखना है, जो अलग क्वेश्चंस में भी इसके आंसर आ सकते हैं। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस was first done by Dingman, Coleman, लिजारोव, कॉलिन। तो 1950 में लिजारोव ने इंट्रोड्यूस दिया था डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, ओके, एंड नॉन यूनियस ऑफ द लॉन्ग बोन्स ऑफ द रशियन सोल्जर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस किसने दिया था, किसने किया था सबसे पहले? लिजारोव ने। ओके, Fraze syndrome occurs due to parotid surgery, trigeminal neuralgia, submandibular surgery और facial nerve palsy। तो जो फ्रेज सिंड्रोम है वो तो किसके कारण होता है? इसमें क्या होता है? इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू द नियर द पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो जब पैरोटिड सर्जरी होती है तो वहाँ पे अगर डैमेज हो जाता है उसके नियर, तब फिर ये फ्रेज सिंड्रोम हो जाता है, एंड मोस्टली फ्रॉम द डैमेज टू द फेशियल नर्व, ऑफन फ्रॉम सर्जरी। ओके, तो ये आपको इसके सिम्टम्स, कॉज और मैनेजमेंट दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उससे पहले मैं आप सभी को रिमाइंड करना चाहती हूँ कि मंडे को मैं राजस्थान डेंटल ऑफिसर का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का नया वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।